अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने आपके लिए ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम क्लास 12 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने 2025 में जो फिजिक्स का पेपर था उसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम सेक्शन सी के सवालात को हल करेंगे। आप जानते हैं कि इस सेक्शन में भी हमारे सामने 12 सवालात होते हैं, जिनमें से कोई 8 सवालात हल करने होते हैं। हर करेक्ट आंसर पर 3 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह सेक्शन सी टोटल 24 मार्क्स कैरी करता है। हम आपकी आसानी और आपकी प्रैक्टिस के लिए पूरे 12 सवालात हल कर रहे हैं। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक यकसा मकनातीसी मैदान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ इर्तियाशी सलाखी मकनातीस वाइब्रेटिंग बार मैग्नेट जो सादा मौसीकी हरकत कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके दौर के लिए, उसके टाइम पीरियड के लिए फकरा अखज़ कीजिए, एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। मिसाल के तौर पर ये एक मैग्नेट है, एक मकनातीस है जो कि इस तरह हरकत कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है। तो अब हमें यह देखना है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक इर्तियाश मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त लगेगा, उस वक्त के लिए हमें फार्मूला निकालना है। देखिए ये आपके सामने एक शक्ल है, इसे आप समझिए। ये जो खतूत दिख रहे हैं, ये जो है लाइंस, ये जमीन के मकनातीसी मैदान को बता रहे हैं। हमें पता है कि हमारी जो जमीन है एक बड़े से मैग्नेट के तौर पर एक्ट करती है। और एक बात ये ज़हन में रखें कि ये जो मैग्नेट होता है, अब इसके अंदर ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की सिमत होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसके आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी जो सिमत होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। यानी ये इस तरह पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है। तो जमीन के मकनातीसी जो सलाहियत है उसकी वजह से जो मकनातीसी मैदान पैदा होता है वो रहता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इसमें एक मकनातीस हमने रखी थी। हमें पता है कि मकनातीस को हम जब आजादाना छोड़ते हैं तो वो कुछ देर हरकत करने के बाद शुमालन जुनूबन रुक जाता है, इस तरह वो रुक जाता है। तो अब हम यूं कंसीडर करते हैं कि ये मकनातीस जो था ये कुछ देर के बाद अपनी तवाजुन की हालत में आ गया था, स्टेबल हो गया था। अब स्टेबल होने के बाद हमने इसे हल्का सा हटाव दिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हल्का सा दिए। तो जब स्टेबल कंडीशन के बाद इसे हल्का सा हटाए तो फिर इसके अंदर ऑसिलेशन पैदा हो जाता है, ये एंगुलर एसएचएम करने लगता है। देखिए लिखा हुआ है कि फर्ज कीजिए कि जमीन के मकनातीसी मैदान के उफ़क़ी जुज़ BH में एक सलाख नुमा मकनातीस उफ़क़ी तौर पर आज़ादाना लटकाया हुआ है। अब इसकी पोल स्ट्रेंथ है Q। ये जो Q दिख रहा है आपको, यह है इसकी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि इसके जो कुतुब हैं, इसके जो पोल्स है उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, यानी अट्रैक्शन या रिपल्जन की कितनी पावर उसके अंदर है, ये होती है पोल स्ट्रेंथ। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है म्यू। ये जो म्यू दिख रहा है यह है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब यह होता है कि किसी भी मकनातीस के अंदर कितनी कुव्वत है, कितनी क्षमता है किसी चीज को कशिश करने की या किसी चीज को दिफा करने की कितनी ताकत उसके अंदर है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ ये फकत कुतुब के हवाले से होती है, पोल के मुताल्लिक रहती है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये पूरे मकनातीस से ताल्लुक रखती है। देखिए पोल स्ट्रेंथ Q ये स्केलर होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है म्यू ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। म्यू इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है। आजादाना लटकाने के बाद ये शुमालन जुनूबन B वेक्टर के मुतवाजी रुकता है। हम इसे जब आजादाना हम छोड़ते हैं तो कुछ देर हरकत करने के बाद ये शुमालन जुनूबन रुक जाता है। और किस तरह रुकता है, बी वेक्टर के मुतवाजी, यानी जमीन की मकनातीसी मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके पैरेलल में आकर रुक जाता है। रुकने के बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर इसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने दिए थीटा, अगर इसे छोटे से जाविया थीटा तक घुमाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो ये जावियाई सादा मौसीकी हरकत करता है, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है। और फिर क्या होता है, इस पर बी वेक्टर की वजह से एक टॉर्क एक्ट करता है। जिस तरह लीनियर एसएचएम में
फोर्स एक्ट करती हैं, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती हैं, जो कि ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन की तरफ ब्रिंग बैक करने की कोशिश करती हैं। तो जब कोई पार्टिकल एंगुलर एसएचएम करता है तो उस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है, और ये जो मैग्नेटिस है, ये जो मैग्नेट है, इस पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है ये बी वेक्टर की वजह से है, यानी जमीन के मैग्नेटिसी मैदान का जो उफकी हिस्सा है उसकी वजह से है, जो उसे तवाजुन की हालत में लाना चाहता है। अब इसके लिए एक ज़ाब्ता हमारे पास है टॉ। टॉर्क को हम बताते हैं टॉ सिंबल से। टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा। ये टॉ, ये है टॉर्क के लिए, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है जमीन की मैग्नेटिक फील्ड, और ये वो थीटा है जिस तक हमने इसे डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब ये ज़ाब्ता किस तरह आया उससे हमें यह मतलब नहीं है। ये ज़ाब्ता हमें सीधा लिखना है टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा। ये जो साइन है माइनस का, ये इसलिए है कि ये टॉर्क हमेशा हरकत के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट सिमत में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर ये मैग्नेट जो है क्लॉकवाइज अगर ये हरकत कर रहा है तो जो टॉर्क रहेगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है तो जो टॉर्क है उसकी जो डायरेक्शन होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी। अब चूंकि थीटा बहुत छोटा है, हमने ये फर्ज किया है कि हमने जो इसे डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये एंगल बहुत छोटा सा है, और थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, बट व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। जब थीटा की वैल्यू मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो तो ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा ये थीटा के इक्वल होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि साइन थीटा ये वर्टिकल हाइट को बताता है। अब समझो मिसाल के तौर पर एक सर्कल है, ये इसका छोटा सा आर्क है, छोटा सा आर्क है, ये जो पोर्शन दिख रहा है छोटा सा, ये है इसका आर्क। अब देखिए जब ये थीटा छोटा होगा तो ये आर्क जो होता है ये लगभग हमें स्ट्रेट दिखाई देता है। अब ये साइन थीटा जो होता है वो चूंकि वर्टिकल हाइट को दिखाता है, और ऐसी सिचुएशन में ये जो आर्क है जब थीटा बहुत छोटा हो तो ये आर्क चूंकि हमें स्ट्रेट ही दिखता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। तो अब हमने इस इक्वेशन को फिर इस तरह लिख लिए, टॉ इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। अब हमारे पास एक ज़ाब्ता और है, चूंकि टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। हमें पता है कि फोर्स के लिए क्या ज़ाब्ता होता है। फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का होता है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क का होता है, और ये जो है मास, इसका एंगुलर एनालॉग, रोटेशनल एनालॉग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसका जो रोटेशनल एनालॉग आता है वो आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमारे पास एक ज़ाब्ता है। जब टॉ आई अल्फा के इक्वल है तो इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं, आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। अब हमारे पास यहाँ एक और ज़ाब्ता है, SHM के लिए अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये ज़ाब्ता भी हमारे पास है कि अल्फा इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा के। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन आई थी कि आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा, ओके, आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। ये अल्फा हमने इस तरफ रखी, ये आई को जब उठाकर इस तरफ लाए तो ये आ जाएगा इधर, तकसीम में हो जाएगा अपॉन थीटा। अब अल्फा के लिए एक ज़ाब्ता हमारे पास और है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये ओमेगा स्क्वायर, ये थीटा, ये इक्वल होते हैं, तो हमने लिख लिए ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा अपॉन आई। ओके, अब देखिए थीटा इधर भी है, थीटा इधर भी है, तो थीटा से थीटा कैंसल। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई। ओके, चलिए अब ये इधर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम हटाएंगे, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। ये इस तरह हमने ओमेगा के लिए ये जो है ज़ाब्ता अखज़ किए। हमें असल जो एक्सप्रेशन निकालना है वो टाइम पीरियड के लिए निकालना है। यहाँ तक एंगुलर स्पीड तक पहुंचने के बाद
टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए आसानी से हम ज़ाब्ता अखज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। ये किस तरह है, ये आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन t। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू x अपॉन v। x ये क्या है, x है हटाओ, ये है वेलोसिटी। अब इसी को जब हम रोटेशनल इसमें देखते हैं तो हटाओ होता है थीटा और एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। अब एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, एक कंप्लीट सर्कल के वास्ते थीटा होता है 2π, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। तो ये ज़ाब्ता हमने लिखे t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो ओमेगा की वैल्यू थी ये हमने इसकी जगह लिख लिए, तो t इज इक्वल टू 2π अपॉन म्यू बी अपॉन आई। t इज इक्वल टू 2π अपॉन, ये t इज इक्वल टू 2π अपॉन म्यू बी अपॉन आई। इसी को हम रीअरेंज करके इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2π इंटू, अब ये जब ऊपर आएगा तो ये उल्टा हो जाता है, i अपॉन म्यू बी। तो इस तरह हमारे पास ये टाइम पीरियड के लिए ये एक्सप्रेशन आता है, t इज इक्वल टू 2π इंटू रूट ऑफ i अपॉन म्यू बी। तो ये ज़ाब्ता है बार मैग्नेट के लिए जो कि एंगुलर एसएचएम कर रहा है, उसके टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ये ज़ाब्ता है, यही हमें अखज़ करना था। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने यह है कि हर हरकियाती निज़ाम में थर्मोडायनामिक सिस्टम में वजाहत कीजिए। अब यहाँ तीन चीज़ें हमारे सामने हैं जो रिलेटेड है थर्मोडायनामिक सिस्टम से। पहली चीज है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमें इसके मुतालिक बताना है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के मुतालिक। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाजुन की हालत, एतदाल की हालत। अगर कोई भी चीज एतदाल की हालत में, इसमें कोई झुकाव नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी तवाजुन की हालत में है, एतदाल की हालत में है, स्टेबल कंडीशन में है। अब सबसे पहले है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इसे यूं समझे कि एक कंटेनर हमारे पास है जिसके अंदर रखी हुई है गैस। अब इस गैस के ऊपर एक पिस्टन है जो बहुत हल्का सा है। हम जब इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स जब इस पर अप्लाई होती है तो ये पिस्टन नीचे की सिमत में आता है, और जब ये जो है गैस ये जब पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करती है तो ये पिस्टन ऊपर की सिमत में उठता है। लेकिन अगर जितना प्रेशर ऊपर से आ रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से भी अगर आए तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये जो पिस्टन है ये अपनी जगह रुका हुआ रहेगा, ना ये नीचे आएगा ना ऊपर को जाएगा। तो ऐसी जो कंडीशन है, ऐसी जो सिचुएशन है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये किसी भी निजाम की वो हालत होती है जब इसके और माहौल के बीच प्रेशर कांस्टेंट रहे, दबाव मुस्तकिल रहता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे पास है कीमियाई तवाजुन, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह है कि किसी भी सिस्टम में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। जब कोई सिस्टम केमिकली स्टेबल होता है तो ऐसी सिचुएशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यह किसी भी निजाम की वो हालत है जब इसमें कोई कीमियाई तब्दीली यानी केमिकल चेंज ना आ रहा हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरे नंबर पर हमारे सामने है थर्मल इक्विलिब्रियम, उर्दू में इसे कहते हैं हरारती तवाजुन। ये क्या है? यह हमें पता है कि अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा है, यह है हॉट जिस्म है एक, और फिर इसके पास में एक रखा हुआ है कोल्ड जिस्म, तो हमें पता है कि इनके बीच हीट एक्सचेंज होगा, यानी हीट जो है यह हॉटर जिस्म से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। इस तरह एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि फिर इसका भी इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। जब इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट फ्लो रुक जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि अब इनकी तपिश में, इनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कि ये किसी भी निज़ाम की वो हालत है जब उसके दर्जा हरारत में कोई तब्दीली ना आए, यानी हरारत का बहाव सिफर हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, क्योंकि इनके बीच कोई हीट एक्सचेंज, हीट फ्लो नहीं हो रहा है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, ब्रूस्टर का कानून लिखिए, ब्रूस्टर के जाविये के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या चीज हमें बताता है। तो यह ताल्लुक रखता है पोलराइजेशन से, जिसे उर्दू में कहते हैं तख्तीब नूर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आसान जबान में से आप यूं समझे कि पोलराइजेशन का मतलब होता है नूर का छन छन कर आना, इसे हम कहेंगे नूर की तख्तीब। देखिए, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट बीम जो रहती है तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड रहती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रहती है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की भी परपेंडिकुलर होती है। तो तख्तीब में होता क्या है, तख्तीब में हम क्या करते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यूं समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में भी हरकत कर रही है, इस प्लेन में भी हरकत कर रही है, इस प्लेन में भी हरकत कर रही है, तो हम आगे ऐसी छलनी रख देते हैं कि एक मखसूस प्लेन ही की, एक स्पेसिफिक प्लेन ही की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसमें से पास हो सकती है और बाकी प्लेन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे पास नहीं हो पाती। तो इस तरह हमें नूर छनकर हासिल होता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब इसके हासिल करने के अलग अलग रास्ते हैं। जो एक साइंटिस्ट थे ब्रूस्टर, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस बात को पाया कि जब लाइट रे ट्रेवल करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो अब हमारे सामने यहाँ दो फेनोमेनल्स होते हैं। एक फेनोमेना तो ये होता है कि इसका कुछ हिस्सा इस सेकंड मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड हो जाता है, मुनआतिफ हो जाता है, और बाकी जो हिस्सा है वो पहले ही मीडियम की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी मुनअकिस हो जाता है। तो ये जो शुआ है जो कि यहां हमें दिख रहा है ओसी, ये एओ इस पर अकर हुआ, यह फर्स्ट मीडियम, यह सेकंड मीडियम, ये उसकी सरफेस है। शुआ जो है एओ, ये इस पर अकर हुई, तो अब क्या हुआ, ओ बी ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे और ये जो ओसी है ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होता है, ये कुछ जो हिस्सा है ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ब्रूस्टर ने अपने मुशाहदात में पाया, एक्सपेरिमेंट में पाया कि एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आता है कि जिस पर ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये कंप्लीट पोलराइज्ड होती है, मुकम्मल तौर पर मुस्तवी तख्तीब शुदा होती है। और ऐसा कब होता है, ऐसा उस वक्त होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इनके बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा, जब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, उमूद होंगे, तो ऐसे में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसे हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ऐसा है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे पर उमूद है, तो ऐसी सूरत में ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये कंप्लीट पोलराइज्ड होती है। देखिए, एक खास जाविया वुकू के लिए मुनअकिस मौजे नूर, यानी एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आता है कि जिस पर ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये मुकम्मल तौर पर तख्तीब शुदा होती है। अब ये कम होता है ऐसा, तो ये उस वक्त होता है जब मुनअकिस शुआ यानी ये ओसी और मुनअतिफ शुआ यानी ओबी एक दूसरे पर उमूद हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। तो अब ऐसी सूरत में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। यानी ये वो एंगल है कि जिस पर हमें जो मुनअकिस शुआ है ये मुकम्मल तौर पर पोलराइज्ड होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो जाविया वुकू, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्लेक्टेड रे मुकम्मल तौर पर तख्तीब शुदा हो, इसे ब्रूस्टर का जाविया कहते हैं और इसे हम थीटा बी से बताते हैं। अब आगे सवाल में यह है कि इसके जाविये के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। तो ये किस तरह करेंगे उसे देख लीजिए आप। देखिए, आप ये देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, उमूद है, स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जो रहती है इस पर जो एंगल बनता है, इनके बीच जो एंगल है यह है 180 डिग्री। तो अब आप देखिए, ये थीटा आर डैश यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आर यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तीन एंगल्स है, एक ये एंगल है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इनके बीच ये एंगल है। तो ये तीनों का जो मजमुआ हुआ वो 180 डिग्री हो गया। अब जब इन तीन में से एक ऐसा है जिसका मेजरमेंट
90 डिग्री है, तो मतलब यह है कि ये जो दो बचे हुए हैं इनका जो इक्वल होगा, इनका जो समेशन होगा वो होगा 90 डिग्री। तो इस शक्ल के मुताबिक हम लिख सकते हैं, शक्ल के मुताबिक हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि थीटा आर डैश यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमें यह बात भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये उसूल हमें पता है। चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसकी जगह हम रखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमारी ये जो सिचुएशन है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे लिए क्या है, ब्रूस्टर्स एंगल है, तो अब थीटा आई को हम लिख देते हैं थीटा बी। ठीक है, थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी की रोशनी में हम लिख लेंगे, इसलिए थीटा आर इज इक्वल टू, इसे हम उठाकर लेकर आएंगे इधर, ये हो गया 90 माइनस थीटा। ये हमारी इक्वेशन 90 माइनस थीटा भी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्नेल्स लॉ हमारा ये चैप्टर में पहले हो चुका है। स्नेल्स लॉ, स्नेल का जो है कानून, उसके मुताबिक n1 into sin थीटा बी इज इक्वल टू n2 sin थीटा आर। ये n1 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, और ये जो n2 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये n1 sin थीटा b इज इक्वल टू n2 sin थीटा साइन। देखिए यहां हमने निकाला है थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी, तो हम यहां थीटा आर की बजाय लिख देते हैं 90 माइनस थीटा बी। ठीक है, अब हमें पता है कि चूंकि साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको रीअरेंज करने पर n1 साइन ऑफ थीटा बी इक्वल्स n2 cos थीटा बी। अब देखिए ये जो n1 है इसे उठाकर हम इस साइड में रख देते हैं और cos थीटा बी को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो गया sin थीटा बी अपॉन cos थीटा बी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। हमें पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बी टेंजेंट ऑफ थीटा बी इक्वल्स n2 अपॉन n1। चलिए अब इसका मतलब हो गया कि थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n2 बाय n1। ये हमने एक्सप्रेशन हमने निकाले हैं थीटा बी के लिए, ब्रूस्टर्स एंगल के लिए। ये जो ज़ाब्ता है ये हमें अखज़ करना था, थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1। ये हमारा यहाँ सवाल मुकम्मल हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि ताबकार के इन्हितात के कानून की मुसावात अखज़ कीजिए और एक बैकरेल की वजाहत कीजिए, यानी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। देखिए कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लाई होते हैं। ये स्टेबिलिटी को अटेन करने के वास्ते कंटिन्यूअस पार्टिकल्स और एनर्जी को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम, रेडियम। और ये जो खासियत है उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और इनसे जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो कंटिन्यूअस इखराज हो रहा है, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी डिके। तो ये जो कानून है ये हमें ये बताता है कि ये जो डिके होता है, ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है, ये जो इखराज होता है, ये किस हिसाब से होता है। तो यहाँ लिखा हुआ ये कानून कि किसी भी लम्हे पर ताबकारी इन्हितात की शरह उस लम्हे में मौजूद मरकजों की तादाद के रास्त तनासुब में होती है, यानी जितने नंबर ऑफ न्यूक्लाई उस टाइम में प्रेजेंट होते हैं उसी के हिसाब से डिके होता है। अब हमें इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए फर्ज कीजिए कि जब t बराबर 0 हो, यानी स्टार्ट में मरकजों की जो
का जो नंबर है वो है n0 और कुछ वक्त के बाद मौजूदा वक्त में t पर n है। अब ये जो कानून है ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे ये कहता है कि जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम यानी छोटे से इंटरवल में, ये जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो सिंबल है, ये जब ये हटकर इसकी जगह इक्वल का सिंबल आता है तो किसी कांस्टेंट की हाजत होती है, तो ये हो जाएगा dn/dt इज इक्वल टू लेमडा n। ये जो लेमडा है ये यहाँ d के कांस्टेंट है, यहाँ लिख सकते हैं हम कि जहां लेमडा d के कांस्टेंट यानी इन्हितात का मुस्तकिल है, d के कांस्टेंट है यानी इन्हितात का मुस्तकिल है। अब देख लीजिए इसे हम यू अरेंज कर सकते हैं, फिर से रीअरेंज करेंगे तो dn, ये n को लेकर आ जाते हैं इधर, dn/n इज इक्वल टू लेमडा इनटू dt। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन हो रहा है, चूंकि ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ यानी नुकसान हो रहा है, डिके हो रहा है, इसलिए यहाँ ये नेगेटिव सिंबल यहाँ लिख देते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करके हम ये इक्वेशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन इस तरह होगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dn/n, लिमिट्स है इसकी n0, लोअर लिमिट है n0 क्योंकि स्टार्टिंग में n0 था इसका नंबर, और अपर जो है लिमिट वो है n। यूं ही इसका भी करेंगे हम इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा dt। तो इसमें चूंकि स्टार्ट में टाइम था t0 t0 और अपर लिमिट होगी इसकी t, यह माइनस सिंबल। देखिए अब इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक उसूल है 1/n, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n इंटू dn, ये होता है log ऑफ n के इक्वल होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जब हमने किए तो हमारे पास आ गया log ऑफ n टू द बेस e। अब इसके लिए लिमिट्स, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। ओके अब देखिए यह है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो आ जाएगा बाहर, तो माइनस लेमडा, ये हो गया dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। ओके देखिए अब इसको इस तरह लिखेंगे, log ऑफ n, अपर लिमिट लिए पहले, फिर ये लेंगे log ऑफ n0 इट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0। आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि log ऑफ n बाय n0 इज इक्वल टू 0 0 होता है माइनस लेमडा t। ठीक है, अब हम इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा n/n0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा t। यह है इसके लिए इक्वेशन जो हमें अखज़ करनी थी। तो ताबकारी इन्हितात के कानून की जो मुसावात है ये है, यहाँ लिख दीजिए ताबकारी इन्हितात के कानून की मुसावात। सवाल का अगला हिस्सा यह है कि एक बैकरील की वजाहत कीजिए, यानी ये बताइए कि एक बैकरील किसे कहते हैं। तो ये बैकरील क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी डिके के लिए SI इकाई है। बैकरील यहां लिख देता हूं मैं, बैकरील ताबकारी इन्हितात की SI इकाई है। अब एक बैकरील किसे हम कहेंगे, एक बैकरील उस वक्त होगा जबकि 1 डिके पर सेकंड हो। ये हो गई इसकी डिफिनेशन। तो ये हमारे इस सवाल का मुकम्मल आंसर ये हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।